कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोल तोल की ओर से आयोजित कैस्टर सीड का टेक्नो फंडा गणित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की ईश्वर से कामना करता हूं। हमारे साथ हैं गिरनार इंडस्ट्रीज के प्रमुख भाविन छत्राला, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सुनंद सुब्रमण्यम और तकनीकी विश्लेषक सरफराज लाला। आज की इस वेबिनार में हम कैस्टर सीड के प्राइस आउटलुक और कैस्टर ऑयल की निर्यात मांग एवं प्राइस आउटलुक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं भाविन भाई से पूछना चाहूंगा कि कैस्टर ऑयल का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हो रहा है, यह सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? हेलो। हाँ भाविन भाई, हाँ हेलो, जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी जी, अब आ रहा है जी। हेलो, हाँ जी, आ रहा है गुड सर। मॉर्निंग सर एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट मंथ मई मंथ में 74,000 ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ है, जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट मई मंथ में हुआ है। बिकॉज कि लॉकडाउन में सभी को लग रहा था एक्सपोर्टर को कि ये इंडिया में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो उसके बाद जो प्रोडक्शन वाले के डिमांड सप्लाई नहीं कर पाएंगे डिमांड के सामने। इसी हिसाब से उसने काफी इंपोर्ट किया और सभी ने एक्सपोर्ट भी, जिस हिसाब से डिमांड था उसके सामने सभी ने, एक्सपोर्टर ने काफी एक्सपोर्ट किया। इसकी वजह से मई मंथ में काफी एक्सपोर्ट हुआ है और अभी रहेगा जून मंथ में भी 70 के आसपास मेरे हिसाब से होना चाहिए कि इतना एक्सपोर्ट होगा। तो फिलहाल टोटल 5-6 मंथ में 4,19,000 के आसपास चढ़ेगा टोटल ऑयल का और डेरिवेटिव सब मिला के लोकल डिमांड सब, तो जो सर अभी ये तक का साल में कितना हो सकता है पूरा निर्यात? फिलहाल तो अभी तो आगे तो डिमांड अभी जिस हिसाब से अभी एक्सपोर्टर्स ने काफी इंपोर्ट बाइंग है, तो फिलहाल सर आपकी वॉइस आगे में जाकर थोड़ा स्लो रहेगा। 10 to 15% ज्यादा आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है सर। जी 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 कंपेयर टू लास्ट ईयर 50% जो इंक्रीज हुआ है जनवरी से मई मंथ तक का कंपेयर करते हैं अगर लास्ट ईयर का, तो काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 10 to 15% का डिमांड बढ़ा है। और कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में किस लेवल को टच कर सकता है? क्योंकि कल शायद जो यहाँ शाम को जो सौदे हुए वो 1,075 के बाद 1,072 रुपए पे हुए थे। फिलहाल तो ऐसा ही कट पीस रहेगा, बिकॉज ये लेवल पे कोई स्टॉकिस इतना बड़ा इन्वॉल्व नहीं है और कोई भी स्टॉकिस ने इतना बड़ा स्टॉक भी नहीं किया है। जी अभी जी सप्लाई मिल रही है, ये लेवल पे सभी को डर लग रहा है कि ये रेट में स्टॉक करे कि नहीं करे। जी। और कैस्टर सीड के प्राइस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो प्लांटों के रेट हैं वो 5,100 है, जबकि जो मंडियों की कल रेट थी वो 4,900 से 5,050 रुपए प्रति क्विंटल थी। वो क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर हम कहीं जुलाई तक की भी बात करें तो? जुलाई तक की बात करें तो 5,800 एक बार छुएगा, पर अभी तो फिलहाल 2 महीने में तो अभी तक कोई गुंजाइश नहीं कि रेट बढ़ने का, बिकॉज ये लेवल पे ही कट पीस रहेगा मेरा मानना है। जी क्योंकि इतना बड़ा कोई बड़ा स्टॉकिस्ट नहीं है, बड़ा कोई स्टॉकिस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि और ये लेवल पे कोई स्टॉकिस्ट में डाले कि भाई स्टॉक करते चलो इसमें तेजी करने की ज्यादा गुंजाइश है, ऐसा भी दिख नहीं रहा। तो प्लांट वाले तो सीड की खरीद कर रहे होंगे, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। हाँ, पर रनिंग पेरिटी है, सभी प्लांट वाले को रनिंग पेरिटी काफी अच्छी है। जी जी जैसे कि अभी 1030 का रेट है सीड का 20 kg का, उसके कंपेयर में उसको 1075 में ऑयल बिक रहा है, तो पेरिटी है, डिस्पेरिटी नहीं है। जी
मनोज जी, आपसे ये सवाल है कि अगर हम कैस्टर सीड के प्राइसों में पहले बहुत ज़्यादा गिरावट रही, थोड़ा सा शायद ऑयल कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट मिला, और जैसे भाविन भाई ने बताया कि ऑयल का एक्सपोर्ट भी चाइना सहित अदर कंट्रीज को अच्छी मात्रा में हुआ है, तो किस तरह जो सपोर्ट मिला वो क्या प्राइस रेंज बाउंड ही अभी रहेंगे या उनमें कोई आप बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका मोल तोल का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ शो पे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, पिछले साल अप्रैल महीने में हमने कैस्टर सीड वायदा में लोज बनते हुए देखे थे, और वहाँ लगभग 3520 के लेवल्स हमने गत वर्ष देखे थे, और वहाँ से फिर कीमतों में एक अच्छा सुधार जो है वो देखने को मिला था, और ये अप्रैल महीने में हमने कीमतोों को 5400 के ऊपर तक जाते हुए देखा। तो गत एक वर्ष में जो पिछले वर्ष के जो लो थे, वहाँ से हमने कीमतों में लगभग 54% के जो गेन्स हैं वो बनते हुए देखे हैं। अब एक यहाँ करेक्शन का फेज जो है वो कैस्टर सीड वायदा में देखने को मिल रहा है, और कीमतें जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 5120, उसके नीचे फिसलती हुई दिखी है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे बना रह सकता है, जब तक कीमतें 5120 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ बड़ी बढ़त नहीं देखने को मिलेगी, और शॉर्ट टर्म में कीमतें जो है वो 4900 4850 वहाँ तक के लेवल्स भी जो है एक बार सपोर्ट लेवल जो है वो टेस्ट कर सकती है। जो गत वर्ष की जो रैली थी, अगर हम उसका 38% प्राइस रिट्रेसमेंट भी देखें तो वो लगभग 4700 के आसपास आता है। तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छी रैली हमने गत वर्ष में देखी है, और 5120 के ऊपर अगर एक बार वायदा चलना शुरू होगा तो फिर वहाँ तेजी बनने की संभावना रहेगी। शॉर्ट टर्म में यहाँ एक दायरे का ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, सुनंद जी, अगर किसी को अप फ्रेश पोजीशन लेनी हो करंट मार्केट स्थिति को देखते हुए, तो आप क्या राय देंगे? गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर दिस गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। सबसे पहले कैस्टर सीड की बात करूं तो मैं कैस्टर सीड का सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा करेक्शन के बाद एक करंट लेवल्स पे अराउंड 5000 के लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई दे रहा है 4800 4600 के लेवल्स पे पोजिशनल बेसिस पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे भी एक्सपर्ट ने पहले भी कहा था 5800 तक मैं जुलाई 15 के पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक खास वजह है कि यहाँ पे एक रुपी फैक्टर भी आ रहा है कि रुपी जैसे $72 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी फिर से वो $73 के आसपास आया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो फिर से 74-75 लेवल्स के पास गया तो नियर टर्म में भी हम 5300 5500 का लेवल्स डेफिनेटली ब्रेक करते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, जिसके वजह से कैस्टर सीड में भी जो अभी करेक्शन से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर है जिसके वजह से चाइना में भी काफी अग्रेसिव बाइंग हो रहा है इंडिया से, जिसके वजह से सपोर्ट है। और यूरोपियन मार्केट्स में अगर रीओपनिंग हुआ तो फिर वहां से भी अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए देखने को मिल सकता है। एक और खास बात बताना चाहता हूँ कि अभी खरीफ सोइंग सीजन चालू हो गया है, हालांकि मानसून फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। IMD की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट 70 to 75% के आसपास जो सेंट्रल इंडिया है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे गुजरात राजस्थान मेजरली कवर होते हैं, वहां पे अबव नॉर्मल रेनफॉल होने वाला है इस साल, वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इस साल मुझे ये सूत्रों से ये खबर मिली है कि इस साल मेजर फोकस खरीफ क्रॉप्स में कपास, सोयाबीन और ग्राउंडनट पे ज्यादा ध्यान रहेगा एज कम्पेयर टू कैस्टर सीड, क्योंकि इस साल तो सोयाबीन आप लोग तो सब लोग तो जानते ही है काफी अच्छा मोमेंटम मिला है, और इसकी वजह से कपास, सोयाबीन और ग्राउंडनट में अच्छा इस साल की सोइंग ज्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो एक और बात है इसके साथ साथ मैं जो ऐड करना चाहता हूँ फंडामेंटल है कि मेरा इस साल का अनुमान है कि सोइंग लगभग पिछले साल के आसपास ही रहेगा। जो प्रोडक्शन का अनुमान बता रहे थे कि 18 to 20 लाख टन के आसपास होगा, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन ये है कि सोइंग भी उसी के हिसाब से होगा। पिछले 2 साल में यील्ड फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन इस साल फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन सिचुएशन भी कह सकते हैं लगने के वजह से भी एकदम सारे अराइवल्स नहीं आए थे डोमेस्टिक मार्केट पे, तो जो करेक्शन था वो हो गया है। तो मेजरली मेरा इस साल पे अभी एक अच्छा करंट लेवल्स पे भी अच्छा खरीदारी के मौके बनते दिखा, तो फार्मर्स को भी अभी स्पॉट मार्केट में 5100 का भी काफी अच्छा लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। जो APMC जैसे डीसा हो या
पालमपुर मार्केट्स में भी हो, तो वहां से भी अच्छा खरीदारी मौका बनते दिखाई दे रहा है। तो नहीं, मेरा रिकमेंडेशन है जो सुनील जी, हम इसकी फंडामेंटल की बात करेंगे। मैंने आपसे मेन प्रश्न ये था कि भाई जो करंट प्राइस है उस पर कहीं कोई वायदा बाजार में पोजीशन लेना चाहे तो नहीं, पर आपने कहा कि पोजीशन ले सकते हैं। जी, मैं आपसे बुआई और दूसरे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। सरफराज जी, आपसे प्रश्न था कि शॉर्ट टर्म में कैस्टर सीड किस लेवल को टच कर सकता है वर्तमान को देखते हुए, अगर हम देखें कि जुलाई तक क्या हो सकते हैं लेवल। सरफराज जी। Very good morning to, yes, very good morning to all of you, Kamalji and Moltol and all the participants. Very happy to be here. आपने पूछा कि शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है कैस्टर में टिल जुलाई, am I right? जी जी, एक्चुअली करंट सिचुएशन के करंट क्लोजिंग प्राइसेस पे ये लग रहा है कि 5130 और 5150 पे एक शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन है, और 4880 और 4950 पे एक डिमांड जोन है, और कल की जो क्लोजिंग जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 5088 के आसपास, तो ये एक नो ट्रेड जोन में है, इट इज स्टक इन द मिडल, कहीं पे भी जा सकता है, बट लुक्स लाइक द ओवरऑल सिनेरियो कि 5150 के ऊपर ही इसका बाई पोजीशन बनाना चाहिए, या तो फिर 4900 टू 950 के आसपास बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक डायलेमा और एक नो ट्रेड जोन पे मेरे व्यूज हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात बताना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि हाउ इट वुड वर्क इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। जी, लॉन्ग टर्म में आप क्या राय देंगे? लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्हेन अदर मूविंग एवरेजेस और अदर ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो 4500 टू 4800 पे ऑल पॉजिटिव मूविंग एवरेजेस, ऑल द सिग्नल्स जो है वो बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से डिमांड जोन रहा है उधर, तो उस लेवल पे डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। इस लेग ऑफ रैली 4000 से लेके 5500 की जो रिसेंट हाई लोज हैं उसके हिसाब से 4800 एक मिड पॉइंट है, सो 4500 टू 4800 एक गुड डिमांड जोन रहेगा, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये 5500 क्रॉस करने पे सुपर बुलिश रहेगा, जी 6000 तक जा सकता है। जी जी, भाविन भाई, जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ने अपने पहले अनुमान में कहा था कि 19 लाख टन से ज्यादा की क्रॉप है। दूसरा जो उन्हें अनुमान जारी किया था उसमें करीबन 17.80 लाख टन के आसपास बताया, और अब जो तीसरा अनुमान आया सी का उसमें उन्होंने 17,55,000 टन की क्रॉप बताई है। ट्रेड एस्टीमेट क्या है वाकई, क्योंकि फसल के जो उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है, उसने कहीं ना कहीं प्राइस सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। एग्जैक्टली जो सी ने जो क्रॉप का एस्टिमेट दिया है उससे नियर अबाउट मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है कि 17 लाख के आसपास तो क्रॉप है ही, बट कैस्टर जो है लॉन्ग टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए स्टॉकिस्ट और फार्मर्स सभी लॉकडाउन के हिसाब से अभी इतनी बिकवाली नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। आगे अगर मेरे को लगता है कि कंटिन्यू माल मिलता रहेगा, बिकॉज इसके स्टॉकिस्ट काफी बड़े प्लेयर ने कोई स्टॉक नहीं किया, इसके हिसाब से फार्मर्स के पास भी अभी सीड है, अवेलेबिलिटी है। लगभग हम कितना स्टॉक माने कि अभी कैस्टर सीड का क्या स्टॉक बचा होगा सब जगह? शायद कुछ टेक्निकल पता तो नहीं कह प्रॉब्लम है पाएंगे इसमें। जी। यस यस सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रही है ना आवाज, कहिए। ओके, प्रॉपरली तो नहीं कह पाएंगे सर, क्योंकि फिलहाल उसमें भी लॉकडाउन के हिसाब से पूरा फिगर मेरे को भी इकट्ठा करना पेंडिंग है। पर एक मोटा अनुमान क्या माना जा हेलो, सकता है? 50+ के आसपास तो आ चुका है अरेवल, जी 50% तो 50% से प्लस तो आ चुका है।
अच्छा, जैसे अब कॉटन के भाव इस साल अच्छे हैं, मूंगफली के अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान कैस्टर के साथ जाना पसंद करेंगे या वहाँ बुआई घटने के चांस होंगे? कमल जी, पहले मैं पायलट प्रोजेक्ट में भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके हिसाब से अभी हमने सभी एरिया में राजस्थान, सभी जगह फार्मर नोटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें अभी फार्मर्स का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कैस्टर में डाइवर्ट करना ही नहीं चाहता कि सभी लोग कंपेयर टू अदर क्रॉप में डाइवर्ट हो जाए, पर लास्ट ईयर के जितना तो क्रॉप होगा ही, सोइंग होगा, ऐसा दिख रहा है सर। जी जी। सुनंद जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्रॉप सोइंग पैटर्न में क्या चेंज आ सकता है? और मुझे मतलब आप ये थोड़ा संक्षेप में बताएं कि किस तरह से चेंज आ सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो पिछले साल जितना ही मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, इस साल भी 17 से 18 लाख टन इसका एक्सपेक्टेशंस है। थोड़ा सा वेरिएशन इधर उधर हो सकता है, मे बी 20 भी जा सकता है, बट ज्यादा होने का चांसेस में मुझे कम लग रहा है इस साल में, क्योंकि भाव तो थोड़ा सा अच्छा है हालांकि, लेकिन कपास और सोयाबीन मार्केट्स में देखा जाएगा तो उसका भाव ज्यादा है, तो इस साल उसके में ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक 5 to 10 वेरिएशन डिक्लाइन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस सिचुएशन वैसा रहा कि जहाँ पे सोयाबीन और कॉटन का भी एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो जिसकी वजह से भाव फार्मर्स को अच्छा मिल रहा है, तो वहां पे बढ़ सकता है। मेरा एक और बात कहना था कि चना और आरंग सीड का जैसे भाव इस साल काफी अच्छा था, तो शायद ऑन लेटर रबी सीजन के टाइम में भी वहां पे थोड़ा सा भी बढ़ोतरी देख सकते हैं, जिसकी वजह से शायद कैस्टर में भी थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। तो ओवरऑल मैं इस साल में 17 से 18 लाख टन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और पिछले साल जैसे जितना ही प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशंस है मेरा। जी धन्यवाद। मनोज जी, जैसे सरकार ने अभी कहा कि हम ऑयल सीड्स के लिए कुछ कदम उठा सकती है कि इनके प्राइस नीचे आए। अगर इस तरह का कोई कदम सरकार उठाती है तो क्या कैस्टर पर भी उसका कोई असर देखने को मिलेगा, या ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो इस पे कोई वायदा बाजार में हम कहें कि असर नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि कैस्टर सीड के भाव पे जो सरकार के कोई भी कदम होंगे उसका कोई असर होगा, क्योंकि बीइंग इंडस्ट्रियल कमोडिटी यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस मेरा नहीं मानना है कि देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे भाव अच्छे होने की वजह से और आगे यहाँ पे जो लॉकडाउन ईज होंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाकी दूसरे देशों में भी, और चाइना की जो डिमांड है उसको देखते हुए बल्कि यहाँ पे सोइंग जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। तो गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खाने पीने की चीज़ों पर जो है वो देखने को मिलेंगे, ना कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी पर। तो मेरा नहीं मानना है कि इस स्टेप का जो है कैस्टर सीड या कैस्टर ऑयल की कीमतों पर कोई बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। जी। सरफराज जी, आपने जैसे शुरू में कहा कि कैस्टर को खरीद के ही चलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई शॉर्ट सेल करना चाहे तो उसे आप क्या राय देंगे? शॉर्ट सेल डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी की पोजीशन के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है वो काफी नो ट्रेड जोन में है, तो भी सेल की तरफ ज्यादा दिखा रहे हैं। तो एक छोटा ट्रेड के लिए करंट मार्केट प्राइस पे सेल हो सकता है फॉर 49 और 4920 के लिए। जी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे कि शॉर्ट सेल की रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए किसी इन्वेस्टर को? ले सकते हैं कमल जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने एक अच्छी रैली जो है पिछले एक साल में देखी है, और उसका जो प्राइस रिट्रेसमेंट है वो 38% का जो बता रहा था वो लगभग 4700 के आसपास आता है। और जून वायदा की मैं बात कर रहा हूँ, और 4800 के आसपास यहाँ पे जो है एक मोमेंटम जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो कीमतें जब तक 5120 के नीचे बनी हुई है, इवन शॉर्ट में भी यहाँ जा सकते हैं। 4900 4850 तक के लक्ष्य के लिए जा सकते हैं। 5120 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। सुनन जी, आप क्या कहेंगे कि करंट प्राइस रेट पर किसी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वायदा बाजार के लिए?
देखिए, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो सेलिंग साइड पे रह सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था 4800 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे भी खरीदारी करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं जुलाई 15 तारीख तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5800 तक अपसाइड मोमेंटम देखना चाहिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस वो है। तो नियर शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन बिठाना चाहता है 5800 तक टारगेट मेंटेन कर सकता है। जी भाविन जी, कि क्या जो करंट प्राइस है करीबन 5050 के आसपास चल रहे हैं हाजिर बाजार में, क्या ये किसानों के लिए यस, फायदे का सौदा कि यहाँ पर वो अपनी फसल बेच सकते हैं या उनकी पैरिटी नहीं बैठ रही है? फिलहाल तो ये रेट में फार्मर्स को कोई लॉस नहीं है और बिक सकते हैं, पर लॉन्ग टाइम उसको पास फाइनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वेट कर सकते हैं। जी, अगर वेट करना हो तो कितने समय वेट करें कि जहां उसे आज के प्राइस से थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिल सके? अगस्त और नवंबर में अच्छा प्राइस मिल सकता है मेरे हिसाब से। नवंबर में अगर शॉर्टफॉल होगा कोई भी एक्सपोर्टर को तो नवंबर दिसंबर में दिखेगा वो। जी अ, मनोज जी, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जैसे भाविन भाई ने कहा कि अगस्त और नवंबर में प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उनको हाजिर बाजार के हिसाब से कि किसान होल्ड करे, कोई वायदा बाजार में अगर वाकई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, किस लेवल का ध्यान रखना चाहिए? मेरा मानना है कि जो लंबी अवधि के जो ट्रेडर हैं या निवेशक हैं उनको थोड़े डीप का वेट करना चाहिए। 4800 से 4700 के जो रेंजेस है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे जो है वो लेवल्स रहेंगे। तो अभी वर्तमान लेवल पर खरीदारी नहीं करें, थोड़े डीप का वेट करें। कीमतें कहीं भी 4800 4700 की रेंजेस में आवे तो वहाँ पे जो है फिर खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। लंबी अवधि में मेरा मानना है कि कीमतों में फिर एक बार जो है अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा जब जैसे जैसे यूरोप में जो लॉकडाउन ईज होंगे क्योंकि यूरोप में जो है कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी होता है बड़ी मात्रा में, और पिछली एक साल से हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट में कमी होते हुए देखी है। तो यहाँ पे अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स जो है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। 5120 के ऊपर कीमतें चलनी शुरू होगी तो 5500 5550 वो लेवल्स रहेंगे। और उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो जैसा कि सरफराज जी भी बता रहे थे, एक सुपर बुलिश जो है जोन में फिर ये कमोडिटी आ जाएगी और वहाँ 6000 तक के लेवल्स भी जो है बनते हुए दिख सकते हैं। तो लंबी अवधि के जो ट्रेडर हैं उनको थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। जी सरफराज जी, आपने कहा कि लंबी अवधि के लिए कमोडिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सर लोगों के मन में एक डर है जो कैस्टर कांड हुआ था उसको लेकर के, क्या उस तरह की कोई रिस्क तो नहीं होगी आगे अब? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है विच इज आउट ऑफ माय चार्ट, तो मैं इसका जवाब सही तरीके से आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गिव। कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। तो एक्चुअली इट इज आउट ऑफ माय कॉन्टेक्स्ट। मगर अगर आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म का अगर लेवल के हिसाब से सुपर बुलिश होने पे ही मेरा बाई है, मैं ब्लाइंड बाई का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। 4400 और 4800 लेवल्स पे ये कमोडिटी अगर ट्रेड मिलती है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तब बाई बनेगा, बट नॉट अ ब्लाइंड बाई। जी बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि बिल्कुल मतलब एकदम आंख बंद करके भी ना खरीदें, लेवल्स का ध्यान रखें जो टेक्निकल बताए गए हैं, और स्टॉप लॉस को कड़ाई से पालन करें और उसको जरूर रखें। ये मनोज जी, एक प्रश्न यहाँ मन में आया कि स्टॉप लॉस जो होता है वो किस तरह से बचाव करता है? जब हमने देखा था एक बार की कैस्टर सीड में बहुत भयंकर उथल पुथल हो गई थी, तो ऐसे में स्टॉप लॉस किस तरह बचाव करता है? स्टॉप लॉस से स्पेशली अगर हम कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे जो साइकिल होते हैं कमोडिटी के वो काफ़ी जो है लंबे होते हैं। और कभी भी किसी कमोडिटी में अगर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो वो ट्रेंड जो है काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू होते हैं। तो इसलिए अगर हम स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बड़े लॉसेस जो है होने की संभावना हमेशा रहती है। और स्टॉप लॉस लगाने से ये फायदा होता है कि कभी आपने कोई गलती की है तो उसको आप फिर से सुधार कर सकते हैं, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपकी पूरी कैपिटल जो है वो खत्म हो सकती है।
जैसे हम अगर बेस मेटल्स का एग्जांपल लें तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि कॉपर के जो प्राइसेस है वो 350-400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे थे, और जब यहाँ मोमेंटम जो है वो फर्म होता हुआ दिखा तो कीमतों को हमने 800 के ऊपर भी जाते हुए देखा। तो जो साइकिल है वो काफ़ी लंबे होते हैं। जो लोगों ने स्टॉप लॉस फॉलो किया उन्होंने अपनी गलती का सुधार करके जो सेलिंग पोजीशन से अगर बाइंग में आए तो उनको वहाँ पे प्रॉफिट जो है बनते हुए दिखे, लेकिन जो सेलिंग में ही बैठे रह गए तो वहाँ पे उनको बड़ा लॉस जो है वो उठाना पड़ा। तो स्टॉप लॉस की स्पेशली कमोडिटी में काफ़ी जो है वो महत्व है, और आपको एक गलती का जो है सुधार करने की भी वहाँ पे गुंजाइश होती है, इसलिए स्टॉप लॉस का कड़ाई से जो है यहाँ पालन किया जाना चाहिए। जी भाविन भाई, आपसे अंतिम सवाल है क्योंकि हम 5 मिनट बाद इस वेबिनार का समापन करेंगे। कुल मिलाकर आपकी नज़र में कैस्टर सीड के प्राइस और कैस्टर ऑयल के प्राइस किस रेंज में करंट ईयर में मूवमेंट कर सकते हैं? कमल जी, ये साल तो स्टार्टिंग लेवल से ही मार्केट काफी अप हो गया है, और 2 बार लॉकडाउन के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को जितने भी एक्सपोर्टर है उसके सामने उसने काफी अच्छा सेल भी किया, और बायर्स ने अपर लेवल में काफी बाइंग भी किया है। तो अभी फिलहाल बायर्स का जो मूड है वो उसको सभी ने इंपोर्ट कर लिया है, तो फिलहाल इसमें डिमांड इतनी नहीं आएगी जितनी चाहते हैं। ये अभी जून महीने में भी ये काफी एक्सपोर्ट होगा, आगे जाकर जुलाई और अगस्त में एक्सपोर्ट काफी कम होगा, जिस हिसाब से अभी फिलहाल एवरी बायर्स का डिमांड कुछ है नहीं। देखें तो हमें काफी बड़ा डेरिवेटिव्स का भी प्लान है और ऑयल का भी, तो अभी फिलहाल कोई बड़ी डिमांड नहीं है। वो भी वेट एंड वॉच करना चाहते बिकॉज उसने हाई लेवल पे काफी बाइंग किया है जी। तो ये लेवल पे काफी थोड़ा डाउन होने का चांसेस है, आगे जाकर प्राइस अप होगा, पर यही लेवल पे अभी कट पीस रहेगा 10-15-20 1-2 महीने, तो ऐसा लग रहा है। जी सरफराज जी, एक सवाल आया हमारे पास में कि शॉर्ट टर्म में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5150 के एसएल से शॉर्ट करें या क्या करें, प्लीज सजेस्ट। शॉर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जो बताया कि नो ट्रेड जोन में है, 5088 की जो क्लोजिंग है दोनों के बीच में है, 49 और 5150 के बीच में है, बट फिर भी अगर 5100 के करीब एक 10-20 रुपया या 25 रुपया ऊपर आए तो एक स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 5152 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और सेल कर सकते हैं, बट 5152 के ऊपर डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बट फॉर आपका जो सवाल है, डेफिनेटली यस, थोड़ा ऊपर आने पे आपका रिस्क कम रहेगा फॉर द लॉस, यू कैन डेफिनेटली सेल, और 4950 से 4980 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं फॉर द सेलर्स एज ऑन करंट प्राइस। जी थैंक्स। मनोज जी, एक प्रश्न आपसे अब ये कि एक हमें एक दर्शक ने सवाल भेजा है कि इस कमोडिटी में काफ़ी कम वॉल्यूम है वायदा बाजार में, तो क्या ऐसे में ऐसी कमोडिटीज़ में निवेश करते रहना चाहिए या दूरी बनाए रखना चाहिए? नहीं, ट्रेड कर सकते हैं कमल जी। एक्चुअली जो कम वॉल्यूम के पीछे एक बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो सारी कमोडिटीज़ के जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो गए थे और डिपॉजिट भी जो एक्सचेंज में कम लगे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हुए तो जो कमोडिटीज़ थे उनके फिर वापस से जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुए हैं। कैस्टर सीड में भी यही सीन है। अभी सेकेंड वेव के लॉकडाउन के चलते यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो घटे थे और वॉल्यूम्स भी कम देखने को मिले। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे जो रिस्ट्रिक्शन ईज होंगे तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स में सुधार देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ये पिछले समय में रहा है और मेरा मानना है कि आगे भी लिक्विडिटी इसमें देखने को मिलेगी। तो वॉल्यूम जो है यहाँ आने वाले समय में बढ़ सकते हैं फिर। जी धन्यवाद। सुनंद जी, आपसे अंतिम सवाल है और हमारे पास अब 2 ही मिनट बचे हैं, तो आप संक्षेप में ये बताएं कि सोइंग शुरू हो गई या सोइंग स्टेटस की क्या पोजीशन है लेटेस्ट? देखिए, देखा जाएगा तो सोइंग तो अभी फिलहाल तो चालू नहीं हुआ जितना मुझे खबर मिला है ट्रेडर्स के सूत्रों के अनुसार, बट सीजनल ट्रेंड के हिसाब से जुलाई में स्टार्ट होता है एंड प्रोबेबली बाय 15th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स ही मेजरली सोइंग चालू होता है। तो ये जो फेज रहता है जुलाई 15 से लेके अगस्त 15, वो एक
पीक फेज रहता है जहाँ पे सोइंग होता है गुजरात राजस्थान में, और उसका बाकी का जो प्रोबेशनरी फेजेस है वो सितंबर में होता है। तो इस साल अभी सोइंग फिलहाल चालू नहीं हुआ कैस्टर सीड का। तेलंगाना में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, वो मैं जरूर कहूंगा क्योंकि साउथ इंडिया में है, लेकिन वो उसका कंट्रीब्यूशन इज ओनली 5% ऑफ द टोटल कैस्टर सीड प्रोडक्शन ऑल इंडिया। तो इसलिए अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है सोइंग के लिए। तो आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा हमें सोइंग का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मिलेगा। जी थैंक्स। मैं भाविन छत्राला जी, मनोज कुमार जैन जी, सरफराज भाई और सुनन सुब्रमण्यम जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काफ़ी कीमती समय दिया और हमने एक चर्चा करी। आगे जब इसकी सोइंग होगी और कई चीज़ें बदलेगी तो हम फिर से एक इस चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।